हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने जीरोथ लॉ लास्ट टर्म में कर लिया था। जीरोथ लॉ इसलिए डिस्कवर हुआ या इसलिए कहा गया उसको क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ पहले ही डिस्कवर हो गए थे और जो ये जीरोथ लॉ है वो रिलेटेड था या फिर एक कह सकते हैं बेसिक या बेस था इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ के लिए। तो वो इन सब में इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए इसको जीरोथ लॉ का कहने को तो फोर्थ लॉ भी बना सकते थे। ठीक है, इसलिए जीरोथ लॉ इसलिए कहा गया क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ पहले ही डिस्कवर हो गए थे, पहली चीज। और ये तीनों से ही तीनों में सबसे बेसिक था या इन सबका बेस था, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जिन लोगों के लिए आज ये पहली क्लास है तो प्लीज जाके क्लास देखें, उससे पहले वाली क्लासेस देखें। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्लासेस में क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा है, उनका जो टाइम है वो कम है। आप अगर एक बार कहीं पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन की तरह हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उन सबको कवर करने के। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कवर किया था हेल्महोल्ट्ज ने। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज ने डिस्कवर किया था और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की तरह है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसकी तरह है। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन में या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या कहा गया है हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स होंगे इसके बारे में वो लिखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड होंगे वो लिखेंगे। पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रपोज किया हेल्महोल्ट्ज ने। सिमिलर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। जैसे ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसा ही ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, इसको किस किस तरह से या कैसे कैसे कहा जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी एनर्जी फॉर्म हो, लाइट हो, हीट हो। हाँ, हीट में ऐसा लग सकता है कि हमने उस हीट को क्या किया, प्रोड्यूस किया, या कह सकते हैं उस हीट को जलाने की कोशिश करी या उस हीट में हमने कुछ ना कुछ योगदान दिया। लेकिन एक्चुअल में जो सब्सटेंस, जिस चीज को हम जला रहे हैं उस सब्सटेंस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जल सके। ठीक है, तो हीट या ताप या फिर कोई चीज जल रही है या हम फायर उत्पन्न कर रहे हैं तो वो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम एक माध्यम बन सकते हैं, मीडियम बन सकते हैं, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना भी ब्रह्मांड में या जितना भी पृथ्वी में, जितना भी अर्थ में या फिर जितना भी हमारे देश में या जितना भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलता हुआ देख पा रहे हैं। हमारी बॉडी बदल लेती है, लेकिन कहें कि हम एक्चुअल में हम कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया कि हम लोगों ने खाना बनाया, खाना बना के खा लिया, तो खाना भी तो एक तरह की एनर्जी है। वो एनर्जी नेचर ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। वो एनर्जी हमने खा ली, हमने खा के उससे एनर्जी गेन कर ली। अब हम दूसरे काम करेंगे और दूसरे कामों में भी वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। हो सकता है कुछ एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो जाए या कुछ एनर्जी का यूज ना हो, या जितनी हमने एनर्जी कंज्यूम करी उतना हम काम ना कर रहे हो, हम आधा घंटा सो रहे हो, 10 मिनट काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट है क्योंकि आजकल कुछ भी मतलब नहीं, विश्व से नीचे कोई बात ही नहीं हो रही। विश्व में ये हो रहा है, यहाँ इंडिया की बात होती नहीं, सब यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं। तो उसी तरह ये भी एनर्जी जो यूनिवर्स की है कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब, कांस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू में भी मेजर कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी है। अब इस एनर्जी में क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट या फिर कैसे कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा हो, नया कुछ कहीं से आके जुड़ जा रहा हो, तो वैसा नहीं हो रहा है। मतलब जहां तक
हो सकता है बाद में रिसर्च हो कि हाँ बाहर से भी कुछ इंट्रोड्यूस हो, तो वो नहीं है। अभी इसकी फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस बारे में वो नहीं करना है, ठीक है, बात की खाल नहीं निकालनी। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, टोटल यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट मान ली गई है, ठीक है। द मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमारा जो सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब वो बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रख रहा है, तो उसकी जो मास होगा, उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। जैसे ये जो है ये खाली जगह है और ये है यूनिवर्स, ठीक है, और ये है हमारा सिस्टम। अब इस सिस्टम को हमने आइसोलेट कर दिया है, यूनिवर्स से अलग कर दिया, या कह सकते हैं सराउंडिंग से अलग कर दिया। तो इस सिस्टम की जब हम एनर्जी बाहर जाने नहीं दे रहे, तो इस सिस्टम का मास हम बाहर जाने नहीं दे रहे, या बाहर से कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे, तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी और मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे सिस्टम का? आइसोलेटेड सिस्टम का। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है, और एटमॉस्फेयर क्या है? एक तरह से लेयर बना के रखी है, ठीक है। अब अर्थ को एज अ क्या बना ले हम? सिस्टम बना ले, और जो एटमॉस्फेयर है, ये सराउंडिंग है, या जो इसका ये एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, अब इसको हम अगर ऐसा सॉलिड कुछ बाउंड्री जैसा मान सकते हैं कि ना बाहर से कोई चीज आ रही है, ना हम बाहर यहाँ से बाहर कोई चीज भेज पा रहे हैं। ऐसा अगर पॉसिबल हो तो ये भी हमारी आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगी। जैसे मिसाइल, अगर रॉकेट वगैरह की बात ना करें, या फिर सनलाइट आ रही है वो बात ना करें कि सनलाइट नहीं आ रही है, पूरा एनवायरमेंट से हमने एटमॉस्फेयर से अर्थ को बंद कर रखा है, ठीक है, अर्थ को डिटैच कर दिया एक तरह से यूनिवर्स से। तो अर्थ का जो सिस्टम है वो हम अर्थ जो एज अ सिस्टम करेगी और इस वर्क करेगी, और सिस्टम जो अर्थ का मास है, अर्थ की एनर्जी है, वो बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखेगी, मतलब अर्थ की जो एनर्जी है वो अर्थ में ही रहेगी, अर्थ की जो मास है वो अर्थ में ही रहेगा। मास और सिस्टम, मास और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कह सकते, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि सनलाइट आ रही है, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, प्लांट्स बन रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सब कहीं ना कहीं से लाइट से कनेक्टेड हैं। तो कहने का मतलब अर्थ हमारी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, जो थर्मल फ्लास्क होते हैं वो होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड हो गया। फिफ्थ, फोर्थ है द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड द total energy of system and surrounding is remain constant। सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर हमने सिस्टम भी ले लिया और ये यूनिवर्स भी इसी के अंदर ले लिया, तो ये और सिस्टम और यूनिवर्स, ये सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने कह दिया यूनिवर्स क्या है? एक कांस्टेंट एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। इट एनर्जी, यहाँ पे इट की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो हमारी है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती रहती है, लेकिन उस एनर्जी को पैदा करने में, उस एनर्जी को खत्म करने में हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा, आपका या किसी का भी योगदान नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये कहा गया जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह है ये भी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस कन्वर्जन में हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। वही पार्टिसिपेशन सारा पढ़ा जाएगा इसमें। तो होप सो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बाई चांस आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा, आपको नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए, सेकंड बार पढ़ रहे हैं तो भी नोट्स बना लीजिए।
ठीक है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो नया मिल रहा होगा, बाकी तो सारी चीजें पढ़ी ली होंगी आपने। इसको रब करते हैं। तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं एक कोई हमारे पास स्टेबल सिस्टम है ए, ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी है यू बी। एक कोई हमारे पास सिस्टम है जिसको हमने नाम ए रख दिया है, जो ए स्टेट पे है, ठीक है। उसके पास इंटरनल एनर्जी यू ए है, उसके पास इंटरनल एनर्जी यू ए है। अब कुछ हमने इसमें हीट को दिया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी, हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, हीट प्रोवाइड करी सिस्टम के अंदर। तो जब हमने सिस्टम में हीट प्रोवाइड कर ली, उसने सिस्टम ने कैसी स्टेट हासिल कर दी, उसके पास वो बी जैसा बन गया, ठीक है। वो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले तो वो चेंज होके बी जैसा हो गया, ठीक है। जब हमने हीट सप्लाई कर दी, चेंज देखने को मिला, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, यू बी नाम ले ली, ठीक है। एक हमारे पास सिस्टम था, उस वो ए स्टेट में था, उसमें हमने कुछ एनर्जी दे दी। अब ए स्टेट कहने का मतलब है कि कुछ सिस्टम था हमारे पास। अब जैसे कह दिया हमने हमारे पास वाटर था, ठीक है, वाटर था, तो हमने वाटर का नाम डब्ल्यू रख दिया, ठीक है। और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, सब बताया कि सब्सटेंस के अंदर एनर्जी होती है, निहित होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। तो यू डब्ल्यू हो गया। अब हमने इसको हीट किया, जब हीट किया तो क्या हुआ, हमारा कुछ वाटर इसी सिस्टम के अंदर वेपर के फॉर्म में आ गया और कुछ वाटर ही फॉर्म में रह गया। तो जो कम अमाउंट बच गई वो हमने डब्ल्यू डैश मान ली, और अब इसकी इंटरनल एनर्जी डब्ल्यू डैश हो गई, ठीक है। तो अब हम ये एयर की कंडीशन नहीं देख, मतलब वेपर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम केवल ये देख रहे हैं कि ये ऐसा था, इतना ज्यादा पानी था और कम हो गया पानी, ठीक है। पहले इस स्टेट में था, अब इस स्टेट में हो गया एनर्जी या हीट देने के बाद, ठीक है। तो हमने कह दिया कि लेट माइनस डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम ने माइनस डब्ल्यू वर्क किया, लेट माइनस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया गया माइनस डब्ल्यू, टू अटेन द चेंज, टू अटेन द चेंज, चेंज प्राप्त करने के लिए सिस्टम में हमने माइनस डब्ल्यू काम किया, सिस्टम के द्वारा, बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम माइनस डब्ल्यू काम किया गया, चेंज को दर्शाने के लिए, चेंज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, लिख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, जैसा हमारा यू बी हो गया, चेंज अब आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल यू ए हो गया। तो डेल्टा यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर यहाँ पे इफ लगा रहे, इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन, ये इस स्टेट में था, हो गया है, पहले इस स्टेट में था, तो डेल्टा यू तो ये होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, हीट गिवन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू ये देखने को मिला हमें, या फिर हम प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ माइनस डब्ल्यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, तो यू इधर ले आएंगे, यू इधर ले आएंगे और क्यू उधर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर यू इधर रखे रहेंगे, डब्ल्यू इधर पहुंचाएंगे, तो क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन प्लस वर्क डन।
ठीक है, ये कर सकते हैं। अब Q एंड W जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। Q और W स्टेट फंक्शन नहीं है। Q डिपेंड ऑन पाथ, W डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन काम कर रहा है उसके पाथ पे, नॉट ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो सिस्टम को चेंज होने में, मतलब हमने हीट दी तो जो ये ड्यूरिंग ए से बी बनने में जो बीच में प्रोसेस हो रहा होगा उस पे Q और W डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन जो Q प्लस W का सम है, या फिर कह सकते हैं Q प्लस W है, वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ ऑफ द फंक्शन पे, या फिर कह सकते हैं पाथ ऑफ द वर्क पे। जो काम हो रहा है उसके पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो जिस पाथ पे या जिस वे में या जिस काम के दौरान या ड्यूरिंग द प्रोसेस जो चेंजेस आ रहे होंगे उस पे Q एंड W डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द सिस्टम। तो Q प्लस W जो है वो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q प्लस W, इट इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब स्टेट का मतलब पहले शुरुआत में वो कैसा था, अब कैसा हो गया, एनर्जी या देने या एनर्जी से निकालने के बाद। जनरली यहाँ पे हमने एनर्जी दी है या हीट दी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन है वो फंक्शन, एनर्जी फंक्शन जो है वो किसी भी टर्म में हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी फंक्शन को हम टी और वी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, एनर्जी फंक्शन को हम टी पी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, एनर्जी फंक्शन को हम पी वी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो U इज अ फंक्शन ऑफ Q कॉमा W, या एनर्जी इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ पी वी लिख सकते हैं, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टीपी लिख सकते हैं, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टीवी लिख सकते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं। ठीक, जो इंटरनल एनर्जी हमारा है फंक्शन ऑफ टीवी है, फंक्शन ऑफ टीपी है एंड फंक्शन ऑफ पीवी है। और क्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या फिर क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं, एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू प्लस। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। जितने भी फॉर्मूला हम देखने को मिलेंगे, जैसे वहां पे हमने ये जो फंक्शन लिखे हैं उन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड है, सब में पता चले। अब यहाँ पे हमको इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड विथ, या इट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू दिख रहा है हमको कि क्यू का से भी रिलेटेड है, डब्ल्यू से भी रिलेटेड है। तो क्यू कंबाइंड वे में, सॉरी, इंटरनल एनर्जी क्यू और डब्ल्यू के कंबाइंड वे में उसका रिलेशन बन रहा है। तो यू जो है इंडिविजुअली की क्यू का या यू इंडिविजुअली डब्ल्यू का फंक्शन नहीं है। जो इंटरनल एनर्जी या यू है वो क्यू और डब्ल्यू दोनों का मिला के फंक्शन बना रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब वो होता है। तो इसको नोट कर लिया होगा। तो रब करते हैं कुछ जो फॉर्मूलाज होते हैं जो वो लिखते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखेंगे, अगर हमारा सिस्टम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब हमारा सिस्टम जब काम करेगा, जब जो सिस्टम में प्रोसेस हो रहा होगा वो आइसोथर्मल कंडीशन में हो रहा होगा। ठीक है, तो सब प्रोसेसेस है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल में क्या होगा, टी कांस्टेंट होगा, टी जो है या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। अगर टेम्परेचर 0 है तो क्या होगा, तो हमारा डेल्टा यू भी 0 होगा। ठीक है, और
Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू था। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, अब इस लॉ में हमने क्या देखा? T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, जीरो है, इंटरनल एनर्जी जीरो है तो U जीरो है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ गया। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें। एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है हम लोगों ने। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है Q जीरो होता है, हम हीट देते ही नहीं है। जैसी मतलब हीट हमेशा जीरो रहती है, ना हम हीट उससे निकाल रहे हैं ना उसको हीट दे रहे हैं, तो Q हमारा जीरो होगा। अब जब हम Q जीरो कर देंगे, ठीक है, एक लाइन यहाँ लिखनी थी, चलो पहले लिख लेते हैं फिर लिखेंगे। हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो हो गया। अब Q जीरो हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया, डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ रहा है तो इसको कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, और ये आ गया तो वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरनल चेंज हो रहा होगा जिसकी वजह से काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो सिस्टम में काम हो रहा है। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। फर्स्ट वाले में क्या है? हीट दी जा रही है सिस्टम को, हीट सिस्टम को दी जा रही है तो वर्क डन, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, आइसोथर्मल कंडीशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम है तो सराउंडिंग के अगेंस्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा मतलब जो, अब साइक्लिक प्रोसेस ऐसा होगा ना, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिला तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जब डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है, साइक्लिक प्रोसेस जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच गया, तो स्टेट तो वही रहा ना, जहाँ जैसा स्टेट पहले था वैसे ही बाद में हो गया। ए से शुरू किया था, मैं ए जैसे बने रहे, जैसे ये दीवार है, और इस दीवार को हमने धक्का देना शुरू किया, सुबह से शाम तक धक्का दिया, लेकिन हमने क्या किया? कोई चेंज ही नहीं कर पाए उसमें। जब चेंज ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, जब हम चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है, कोई चेंज हम शो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे भी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखेंगे इस वाले में, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये भी क्या है? हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब करी तब काम हुआ, जब हीट एब्सॉर्ब करी तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, कहां से सिस्टम ने अमाउंट हीट गेन करी या अमाउंट ऑफ हीट ली? सराउंडिंग से ली। जब सराउंडिंग से ली तो इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जो हीट होगी, क्या कहना चाहते थे, फिर से बोल देते हैं, हमारे सिस्टम में कोई चेंज देखने को नहीं मिला तो u इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो अब हमने उसमें u जीरो रखा तो q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जब हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद कुछ कर रहा है। ठीक है, कहाँ से ले रहा है काम? सिस्टम खुद काम कर रहा है, एनर्जी ले रहा है कहाँ से? सराउंडिंग से ले रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ वैसा डिनाई कर देता है। ठीक है, तो बस हमें ये समझना है साइक्लिक प्रोसेस अगर होगा तो इस फॉर्मूले में
डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अब आइसोकोरिक की बात करते हैं। अब आइसोकोरिक में क्या है, आइसोकोरिक में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक में V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू चेंज इन वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डीवी जीरो हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी है ना, ये डीवी डेल्टा वी सेम थिंग है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू क्या है, क्यू एट कांस्टेंट वी। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, तो क्यू जो हीट यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है यही वाली हीट है, बस हमने बता दिया है कि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है। अब हमने यहाँ पे डब्ल्यू जीरो कर दिया है, तो ये डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। क्यू वी या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा है तो एन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूले को, ये जीरो हो गया है हमारा, डब्ल्यू जीरो हो गया है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू लिख दिया है, तो क्यू एट कांस्टेंट वी लिख दिया है इज इक्वल टू डेल्टा यू, और वहां पे क्यू एट कांस्टेंट वी या हीट हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट गिवन एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम करके हीट दी जा रही है तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, तो कहने का मतलब वहां चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता दिख ही नहीं रहा, तो वर्क तो हो ही नहीं रहा, डब्ल्यू पहले ही जीरो हो गया, केवल इंटरनल एनर्जी में हमको चेंज देखने को मिलेगा। अब आइसोबारिक की बात करें तो क्या है, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जब चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डीवी। पी कांस्टेंट है तो पी को हमने बाहर कर लिया, माइनस पी, और वी चेंज हो रहा है तो वी कहां से, V1 से V2 चेंज हो रहा है, डीवी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी V2 माइनस V1, ये लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। अब इस डब्ल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस प्लस माइनस पी V2 माइनस V1। ठीक है, अगर हम क्यू को एक साइड कर दें तो क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्यू पी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू को U2 माइनस U1 लिख देंगे, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, ये अलग है यहाँ। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पे QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। और अगर हम कंबाइन कर दें, यहाँ लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, अगर हम लिखें यहाँ पे ये लास्ट वाला आइसोबारिक वाला, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा यू
प्लस पी V2 माइनस V1। ठीक है, ये डेल्टा V भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे यहाँ पे डेल्टा V, यहाँ पे डेल्टा V लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे U2 माइनस U1 लिखा प्लस P V2 माइनस V1 लिखा। ठीक है, अब 2 वाले को एक साथ कर देंगे तो U2 प्लस PV2 कुछ U2 प्लस PV2 और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा U1 प्लस PV1। ये लिख सकते हैं, ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, इट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये QP इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे H2 एंथैल्पी और इसको मान लेंगे H1। तो QP इज इक्वल टू क्या होगा H2 माइनस H1। हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। और डेल्टा H को या डेल्टा H को क्या कहते हैं हीट एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, डेल्टा H को एंथैल्पी या हीट एंथैल्पी। ठीक है, या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गए फर्स्ट लॉ जो डिफाइन करना था। जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हुआ, जब हमने हीट न ली तो क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू W हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि हीट एब्जॉर्ब तो हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि कोई स्टेट का चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन में रख के, जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन थी क्या ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W की, इस वाली इक्वेशन में रख के हमने निकाल लिया। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 हो गया तो वर्क डन क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डीवी 0, ये 0 है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और वो एनसीवी डेल्टा टी हमें पता है क्यूवी होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, पी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन पी 0 हो जाएगा। अब हमने पी कांस्टेंट रखा, पी को कांस्टेंट रखा, वर्क में वैल्यू लगाई माइनस पी डीवी, डीवी को हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, इंटीग्रेट किया हमने तो W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। तो अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन में वैल्यू रखी तो क्या रखा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी है। ठीक है, माइनस पी डेल्टा वी है तो इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो U को हमने U2 माइनस U1 लिखा और V को V2 माइनस V1, इसको हमने H2 बोल दिया और इसको हमने H1 बना दिया। तो ये इक्वेशन बन गई, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा U प्लस NRT, डेल्टा U प्लस NR और यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे भी डेल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा NRT चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा H इज इक्वल टू, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो हमने यहीं से देख लिया, किसको हमने हीट एंथैल्पी या हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम या
हीट कंटेंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो हीट कंटेंट या हीट कैपेसिटी इंथैल्पी क्या होती है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और जो भी अगर फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ नया पढ़ना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।